कि अब जो सामान इंपोर्ट होगा अमेरिका से उसका कितना बेनिफिट भारतीयों को मिलेगा। नट्स आपको सस्ते होते दिख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स आपको सस्ते होते दिख सकते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने क्या घोषणा करी जैसे ही टैरिफ अनाउंस कि हम तो जीरो टैरिफ कर देते हैं अमेरिका से सारे आने वाले सामान। तो मुझे लग रहा है चाइना का नुकसान भारत का फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी एक रात भी नहीं बीती है, दुनिया इसको मैं कहता हूं अपने अंदर रिस रहा है ये सारा। नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली जी। तो जानेंगे उनसे क्या कुछ टैरिफ जो अमेरिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका प्रभाव पड़ेगा भारत पर और बाकी देशों पर। तो सबसे पहले कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रंप ने 26% टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ की कैटेगरी है और ऐसे में सभी देशों पर ये लागू भी हो गया है अभी तुरंत प्रभाव से, तो क्या माना जाए इसका कितना व्यापक और बड़ा असर पड़ेगा? नमस्कार गीतू, पहले तो और इंडिया डेली लाइव के जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम और आप जा रहे हैं उन सब दर्शकों को, फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल एक बहुत स्वीपिंग अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने करी 2 अप्रैल को। बहुत दिन से इसका इंतजार था और दुनिया को उन्होंने आर्थिक तौर पे एक तरीके से हिला के रख दिया। जब मैंने कहा हिला के रख दिया तो क्योंकि उन्होंने चाइना के ऊपर तो 54% लगा दिए, वियतनाम, कंबोडिया, कहीं किसी पे 46%, किसी पे 49%, बांग्लादेश पे 37%। तो उन्होंने हिला के रख दिया। आसान भाषा में समझे तो अमेरिका में जो सामान बाकी देशों से आता है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, हमारे यहाँ इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, अमेरिका में इसको टैरिफ कहते हैं, तो हम लोग टैरिफ ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, वैसे इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। यानी कि वो देश अमेरिका में जब सामान भेजेंगे तो उनके ऊपर इतनी ड्यूटी लगेगी। तो इसका पहले तो हम अर्थ समझ लें। अर्थ ये हुआ कि जब ये अमेरिका में सामान अब महंगा आएगा तो देशों के पास 2 चॉइस रहेंगी, या तो वो इस महंगे सामान को भेजता रहे और अमेरिका उसको लेता रहे, यानी कि अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं वो इस सामान को इसी भाव पे लेते रहे। दूसरी चॉइस ये रहेगी, अगर वो बहुत महंगा हो जाता है अमेरिकी जनता के हाथ में, तो ऐसे में फिर ये एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको स्वीपिंग चेंजेस कहा जा रहा है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत हद तक बदलने वाली है। और मुझे लगता है कि अमेरिका 2020 से लेके 2025 तक की हम बात करें, पहले कोविड आया था, उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ 2022 में। मुझे लगता है कि उसके बाद जो महंगाई आई थी अमेरिका में, जिससे वो अभी भी अमेरिका पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। और आप कैसे पता लगता है उभर नहीं पाया है? क्योंकि अमेरिका के जो फेड चेयरमैन है, वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उनके चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब। आज भी उन्होंने जो रेट्स हैं वो उतने नहीं घटाए हैं जितने की घटने चाहिए थे। आज भी अमेरिका में 4-4.5% के आसपास रेपो रेट, जिसको हम भारत में रेपो रेट कहते हैं, वहां पर आज भी रेट चल रहा है। तो अगर अमेरिकी जनता के पास ये टैरिफ लगने के बाद जो सामान आएगा, वो सामान अगर इतना बढ़ जाता है, उसकी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, तो क्या अमेरिका जनता त्राहिमाम नहीं करने लगेगी? क्या अमेरिकी जनता इस महंगे सामान को बर्दाश्त कर पाएगी? पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी तो 2 इसके हिस्से हैं गीतू, जो मैं बोलना चाहूंगा। एक हिस्सा तो है कि दुनिया इसको कैसे झेलेगी, दुनिया पे तो आते हैं, पहले मैं लेता हूं इसको अमेरिका कैसे झेलेगा। और दूसरा, ट्रंप साहब की रोज गार्डन वहां व्हाइट हाउस में है, जहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट करी, कैपिटल हिल के पास है। उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप इस टैरिफ से बचना चाहते हैं तो आप अमेरिका में आके निवेश करिए। क्यों अमेरिका ट्रंप साहब इस पे टैरिफ लगा रहे हैं? 3 रीजन मुझे नजर आते हैं। आप लोग समझना चाहेंगे भाई क्या एकदम बैठे बैठे ट्रंप साहब को हो गया? पहले भी 4 साल थे इनके, फिर बीच में बाइडेन साहब आए, उसके बाद ये दोबारा आए, तो एकदम से ये क्या सोच के आए? आते ही एकदम ये घोषणाएं शुरू कर दी। एक तो वो अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका का जो टैक्स, क्योंकि कस्टम ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है, तो जो टैक्स आता है एक तो उसको बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम वहां से सामान, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मंगाते ज्यादा है पर एक्सपोर्ट कम करते हैं, वो लोग लाइन पर आ जाए, मतलब वो बराबरी के उस पर आ जाए। बिल्कुल। तीसरा, वो इसको एक आर्थिक हथियार की तरह यूज करना चाहते हैं कि भाई हम जितने का भेजते हैं आप भी उतने का भेजो। वो बार बार ये कहते हैं, बहुत साल हो गए अमेरिका को लूटते हुए, आपने सुना होगा वो बोलते हैं कई बार कि अमेरिका बहुत हो गया, लूट गया। तो मैं यहाँ पर जो सवाल उठाना चाह रहा था और जो बात रखना चाह रहा था वो ये कि उन्होंने ये बात कही कि अगर आप इन टैरिफ से बचना चाहते हैं, देशों को कहा उन्होंने, तो आप क्या करिए, आप अमेरिका में आके प्रोडक्शन करिए, अमेरिका में आके निवेश करिए। ये उन्होंने बात कही। अब मैं आपको एक अर्थशास्त्री होने के नाते 2 एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े देता हूं जो ये सिद्ध करेगा कि अमेरिका खुद इससे कितना परेशान होगा। मैं सिद्ध ये करना चाह रहा हूं कि बाकी दुनिया तो परेशान हो रही है जब से अनाउंसमेंट हुई है सुबह से, पर
अमेरिका खुद कितना परेशान होगा। अमेरिका में 1 एकड़ फैक्ट्री लैंड अगर आपने लेनी है, आपने फैक्ट्री लगानी है, जी। औसतन $1,17,951 प्रति एकड़ वहां पर रेट है। मतलब करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो गया प्रति एकड़, अगर हम भारतीय रुपए में बात करें। अच्छा, अमेरिका में अगर आपको लेबर लेनी है तो $7.25 से लेके $17.50 तक वहां पर लेबर मिलती है। मैं इसको अगर भारतीय रुपयों में आसान भाषा में कन्वर्ट करूं तो 1.5 लाख रुपए प्रति माह से लेके करीब 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति माह तक आपको वहां पर लेबर मिलेगी। तो मुझे अब इस बात का जवाब ट्रम्प साहब, आई एम श्योर उन्होंने कुछ सोचा होगा कि क्या वहां पर फैक्ट्री लगाना कारगर है, क्या वहां पर जाके अगर मैं 1 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड ले रहा हूं और मैं इस प्रकार स्किल्ड लेबर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्किल्ड लेबर तो $40 प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है वहां पर, कॉम्पनसेशन जो चलता है, तो क्या अमेरिका में फीजिबल है? तो जब हम फैक्ट्री लगाते हैं ना गीतू, तो 3 चीजें देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। और कैपिटल की महंगाई को तो मैंने बात कर ही ली, 4.25% के। लैंड भी महंगा, लेबर भी महंगी और पैसा भी महंगा। तो ऐसे में ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि वहां आके फैक्ट्रियां लगाई जाएं। उनको लग रहा है कि अमेरिका की सप्लाई चेन खत्म हो चुकी है। ये सच है कि खत्म हो चुकी है। अमेरिका $3 से $4 ट्रिलियन साल का, मतलब जितनी भारत की गीतू जीडीपी है जी, उतना तो अमेरिका इंपोर्ट कर लेता है। पर क्या करे, क्योंकि वहां सामान मिलता नहीं है। और आप अगर सामान की बात करें, मैं भारतीय उस सामान की बात करूं जो इस टैरिफ की जद में आएगा, उसमें लेदर गुड्स हो गए, अमेरिकन जो जूते पहनते हैं, जो फुटवेयर पहनते हैं, उसमें टेक्सटाइल और अपैरल्स हो गए, कुछ हद तक आप जो कपड़े वहां पर जाते हैं भारत से, उसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए। टाटा मोटर्स अपनी कारें वहां बेचता है, आइशर मोटर्स है, कुछ कंपोनेंट कंपनीज है, सोना BLW है, मदरसन सुमी है, ये कंपनीज ऑटो, सी फूड है, यहाँ से वो जो झींगा खाया जाता है, झींगा फिश जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से जाती है। और फार्मास्यूटिकल्स यहाँ से जाता है। हालांकि मैं ये यहाँ बोलना चाहूंगा कि फार्मास्यूटिकल्स को, गोल्ड को, सिल्वर को, एल्यूमिनियम को, स्टील को उन्होंने टैरिफ से बाहर रखा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो परमानेंटली बाहर है। उन्होंने ये कहा है कि अभी हम फार्मास्यूटिकल दवाइयों का एनालिसिस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका की, यानी संभावनाएं हैं कि उस पर भी टैरिफ लग जाए। जी, उस पर भी आगे लग सकता है। फिलहाल के लिए अभी नहीं लगा है। तो इसीलिए आज शेयर मार्केट में आपने देखा तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ जो है उसमें पार्टी चल रही थी, मतलब वहां पर इतने। लेकिन आज का जो शेयर मार्केट रहा वो कहा ये जा रहा है कि धड़ाम हो गया है, गिर गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। शुरू में जब सुबह मार्केट खुली थी तो एक पैनिक रिएक्शन था जी। पर मार्केट में अच्छी बात ये हुई कि भारतीय शेयर बाजार ने बड़ा मैच्योर रिएक्शन दिया है। और उस पर मैं आ रहा हूं क्यों मैच्योर रिएक्शन दिया है, क्योंकि भारत को, मुझे लगता है गीतू, मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि कुछ समय की जरूर ये कठिन एक समय है, ट्रांजिशनल फेज है, पर भारत इसका लाभार्थी होगा। अब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि भाई दुनिया में तो हलचल मच गई है, दुनिया में तहलका मच गया है सारे में, आप कह रहे हैं कि लाभार्थी हो। चाइना ने तो अभी कुछ देर पहले धमकी दे दी अमेरिका को कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, इसको वापस लीजिए। क्यों? आप दुनिया में मंदी ले आएंगे, आप दुनिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर बिल्कुल। और ये बात बहुत ज्यादा फैल रही है कि रिसेशन आएगा और लोगों की नौकरियां जाएंगी। बिल्कुल। मुझे लगता है भारत को जो अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अगर वैश्विक स्तर पर रिसेशन आता है जी, तो फिर भारत को, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, भारत भी उसका हिस्सा है। तो अगर विश्व में रिसेशन आता है तो फिर भारत को थोड़ा बहुत उसका असर दिखाई देगा। पर ये जो टैरिफ लगने से भारत को फायदा होगा, 2 तरीके से फायदा होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल सर, बताइए। चाहें तो मैं बाद में नहीं डॉक्टर कोहली बताइए। तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है ट्रम्प साहब ने, उसका हम क्लॉज 4C देखें तो उसमें एक बात लिखी है कि अगर कोई भी देश आके हमसे बातचीत करता है और हमारे मुताबिक जी वो टैरिफ्स कर देता है अपने देश में, तो हम बदलने को तैयार हैं। तो एक तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि हम इसको कभी भी बदल देंगे। तो हमारे यहाँ से भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, और उसके बाद 2 हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर जी, इन दोनों ने पिछले 1.5 महीने में, प्रधानमंत्री तो वहां गए थे, S जयशंकर साहब भी गए थे और पीयूष गोयल जी भी गए थे, इन्होंने वहां पर अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के आइटम बाय आइटम, सेक्टर बाय सेक्टर बातचीत करी कि भाई कहाँ हम घटा सकते हैं, कहाँ हमारे पास गुंजाइश है। ये प्रयास गीतू बाकी देशों ने नहीं किए हैं। फोन पे एक बार बात कर ली, एक अपने राजदूत के थ्रू कुछ कहलवा दिया, पर इस तरीके से भरसक प्रयास नहीं करे। इसी वजह से शायद ट्रम्प साहब ने कहा कि 52%
भारत हम पर लगाता है, पर हम भारत पर 26 लगा रहे हैं। 26 नहीं, बाय द वे वो 27 है, उसमें 1% एक लेवी भी आती है, तो कुल मिला के 27। तो इसलिए हम आधा लगा रहे हैं। उन्होंने साथ में ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे जब भी वो ऐसी बात करते हैं ना भारत के लिए, जब उन्होंने कुछ नेगेटिव बोलना हो कि भारत बहुत टैरिफ लगाता है, भारत बहुत हमको लूट रहे हैं। अच्छा, बीच में सर ये भी चर्चा रही कि भारत के एंटी हो रहे हैं ट्रम्प, जबकि दोस्ती का बिगुल फूका जाता है कि हाँ मोदी और ट्रम्प की दोस्ती है, और इस पे देखिए ऑपोजिशन ने भी काफी बवाल मचाया था। मैं उसी बात पे आ रहा था, ये बहुत जरूरी बात है। साथ में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, जब भी वो ये बात पहले रखते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये वो बात रखते हैं। और साथ में उसके वो कहते हैं पर भारत टैरिफ बहुत लगाता है। तो वो क्या संदेश दे रहे हैं कि देखिए दोस्ती अपनी जगह है, आप मेरे मित्र हैं, मैं उस बात का सम्मान करता हूं, पर अमेरिका फर्स्ट, अपने देश को मैं आगे रखूंगा, और मेरे देश का जब हित आएगा तो मैं आपको ये बात आपकी आलोचना करूंगा कि आप टैरिफ ज्यादा लगाते हैं। पर मुझे लगता है नहीं, तो इसमें देखिए गीतू समझने वाली बात क्या है कि टैरिफ ज्यादा लगाना, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा की अर्थव्यवस्था है, बहुत ही आर्थिक रूप से शक्तिशाली। हालांकि अब मैं आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते पूरी तरह से बोलूं तो अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा है, क्योंकि $36 ट्रिलियन की तो अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ा हुआ है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 36 का उधार। अच्छा सर, इसमें एक वजह ये भी रही है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसको लेकर भी क्या एक प्रेशर पड़ा है, क्योंकि हमेशा सपोर्ट किया है अमेरिका ने कुछ ऐसे देशों को अपने हितों के लिए, तो वहां पर भी जो इकोनॉमी है थोड़ी डाउन गई है, क्योंकि वहां पर आप हथियार भेज रहे हैं, दूसरे तरीकों से मदद कर रहे हैं। बिल्कुल डाउन गई है। आप देखिए कि अमेरिका की जो इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1 और 2% के बीच में, असल में बताई थोड़ी फालतू जाती है या कुछ है, 1 और 2% के बीच में है। इसको मैं बहुत अच्छी विकास की दर नहीं मानता हूँ। यहाँ तो हम 6.5-7 के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट भी गिर जाता है तो हम लोग चिंता में आ जाते हैं कि कम हो गई। सोचिए जहाँ है ही 1-2%। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय उनको, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या वेस्ट एशिया में इसराइल को उन्होंने जो बहुत पैसा दिया है, उसकी वजह से अमेरिका अंदर से खाली हो चुका है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात को लेके भी चिंता है, वो एक बिजनेसमैन है। तो मुझे ये लग रहा है, नहीं तो पहली बात तो आपसे मैंने कही कि भरसक प्रयास भारत की तरफ से हुए, उसका लाभ भारत को मिलेगा। और अमेरिका और भारत के बीच में एक BTA की बात चल रही है, जिसको हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, दो देशों के बीच में, कि हम आपसे इस रेट पे लेंगे, आप हमसे इस रेट पे लेंगे, इसको BTA कहते हैं। शायद आगे सितंबर में जाके FTA भी बन जाए, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो एक तो इस वजह से भारत को इसका फायदा होगा। दूसरा जो बड़ा फायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज की घोषणा से निकल के आया है कल रात की, वो ये है कि वियतनाम और कंबोडिया में 2 देश ले लेता हूं। यहां से अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका यहां से टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती दर पे बना के अपने इंपोर्ट कर रहा था। उनके ऊपर 45 से 50% के बीच में टैरिफ लग गए हैं। भारत के ऊपर 26-27 लगे हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये सामान भारत बनाने लग जाता है और भारत से जब सामान जाएगा तो भारत का तो 26-27 लगेगा, वहां से वो मंगाएंगे तो अभी तक तो वहीं से मंगा रहे थे, वहां से मंगाएंगे 45-50 के बीच में लगेगा, तो भारत को कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये मेक इन इंडिया की जो पूरी मुहिम है, अगर ये यहाँ से पिकअप करती है और भारत में सप्लाई चेन्स आ जाती हैं, तो वो जो गैप अमेरिका में आएगा, अगर ट्रम्प साहब इस पे अड़े रहते हैं टैरिफ पे, उस पे भी मैं आ रहा हूँ, अड़े रहते हैं, बात बहुत जरूरी है इन्वर्टेड कॉमर्स। लेकिन सर एक जैसे आपने बताया कि भारत के लिए अच्छा इसलिए होगा कि आप मेक इन इंडिया पर फोकस करने लगेंगे, मजबूरी कहिए, क्योंकि इतना शायद जो बदलाव टैरिफ में हुआ है वो भारत शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, और भारत उस गैप को भर सकता है। यानी कि अगर अमेरिका, उदाहरण लो, अगर वियतनाम से इलेक्ट्रॉनिक का आइटम कुछ बन के आ रहा है, कंपोनेंट, और वहां पर उस पर 45-50% टैरिफ लग रहा है, और भारत से वो टैरिफ 26-27 लगता है, तो लाजमी बात है कि भारत से सस्ता आएगा, वहां से महंगा आएगा। तो भारत के सामने इस आपदा में एक अवसर मुझे दिखाई देता है कि अगर हम अपनी सप्लाई चेन को सुदृढ़ कर लें तो हम उस गैप को भर सकते हैं जो वियतनाम और कंबोडिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तो हम बात ही नहीं करते, उनको तो मैं किसी गिनती में नहीं गिनता, क्योंकि हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी की पूरी टेक्सटाइल पर निर्भर है और उन पर भी 37% टैक्स टैरिफ लग गया है, और अभी मुझे पता लगा 18% तो कुल उनका मार्जिन है, जिस तो अब वो कैसे करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे, मुझे नहीं मालूम है। पर ज्यादा जरूरी बात यह कि भारत को इसको वाकई में, और आपको हैरानी होगी कि पहली बार मैंने जिंदगी में सुना कि 3 बजे सुबह, आज सुबह 3 बजे मंत्रालय खुल गए और वहाँ के जो अफसरान थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो उठ गए और उन्होंने बाकायदा ट्रेड वॉर रूम सेट किया। हमने लड़ाई के कंट्रोल रूम तो हमने देखे थे अब तक, जो लड़ाई लगती है,
पर पहली बार हमने ट्रेड वॉर रोम से, तो इससे पता लगता है कि भारत इस बात को लेके कितना संवेदनशील है और भारत वाकई ही एनालाइज कर रहा है कि हमारे कौन से आइटम हिट होंगे जी। और दूसरे देशों पे कितने लग रहे हैं, ये भी एनालिसिस चल रहा है, अभी भी ये समीक्षा चल रही है। तो हम उन जगह को भर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत इसका लाभार्थी होने वाला। और एक जरूरी बात गीतू जो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, कि ट्रम्प साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कोई रिपब्लिकन्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक आलोचक नहीं हूँ, पर मुझे लगता है ट्रम्प साहब थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। और आप तो पत्रकारिता से आती हैं, तो आपने भी देखा होगा कभी कुछ, फिर शाम को कुछ बदल जाते हैं। बिल्कुल। और उनका जो नेचर है ये बहुत चर्चा में रहते हैं कि उनका नहीं पता कि कब क्या बोल दे, कब क्या ऐलान कर दे। मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका में जब इस कड़वी सच्चाई धीरे धीरे ये अमेरिका में लोगों के पास जाने लग जाएगी, यानी कि अमेरिकी जनता महंगा सामान लेने लग जाएगी, और चाइना, कनाडा, मेक्सिको तो नहीं लगा रहा, चाइना कनाडा जैसे देश उन पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने लग जाएंगे, यानी कि टिट फॉर टैट, तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। और जब अमेरिकी जनता त्रस्त होगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिर कहेंगे चलो चलो ठीक है, चलो इतने नहीं लगाते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी प्रीटेक्स्ट में हो सकता है वो कम करें। तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रांजिशनरी फेस है, शुरू शुरू में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, भारत के लिए लाभकारी होने वाला है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो इस पे अड़े रहते हैं, दुनिया में मंदी आने की पूरी संभावना मुझे लगती है। और सर अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चीन ने तो अभी थोड़ी देर पहले, जैसा मैंने आपको कहा, धमकी दे दी, इसको वापस ली। उन्होंने सीधा कहा इसको वापस लीजिए, खत्म होनी चाहिए। क्योंकि कहा ये भी जा रहा है चीन अगर यूएस से बिगाड़ता है तो उसका भी जो बेनिफिट है वो भारत को ही मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि चीन से देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? कनाडा, मेक्सिको और चीन। इन तीनों को मिला दे तो करीब $1.5 ट्रिलियन का व्यापार इस समय हो रहा है। मैं अगर 2025 के इस महीने तक बात करूं, उसको एक्सट्रापोलेट करके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहां से ये ट्रेड बंद हो गया, या सामान जिस पर 54% टैक्स टैरिफ उन्होंने चाइना पे लगा दिया, और चाइना से तो क्या नहीं आता अमेरिका में, आप चीज का नाम लीजिए, मैं कहूंगा ये अमेरिका चाइना में कहीं ना कहीं से आती होगी। और अमेरिकी जनता आज उस चाइना से आने वाले सामान पे निर्भर हो चुकी है। कैसे वो गुजारा करेंगे? और 54% अगर महंगा हो जाएगा तो अमेरिका जनता त्राहिमाम करेगी वहां पर। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को कहीं ना कहीं एहसास होगा। मुझे लग रहा है कि, और ट्रम्प साहब इतने बिजनेसमैन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो बात मेरे दिमाग में आ रही है कि वो उसको वापस लेंगे, उनके दिमाग में ना। मुझे लग रहा है ये एक टैक्टिक है प्रेशर बनाने की, एक नेगोशिएट करने की, बार्गेन करने की, ये लगा के देखते हैं। फिर जो क्लॉज 4C मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पास हुआ है, उस 4C के हिसाब से यही है कि अगर कोई देश एडजस्ट करता है तो हम भी वापस लेंगे। तो अभी आपको अगले 3 से 6 महीने में काफी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी। 3 से 6 महीने क्या हो सकता है, उससे जल्दी मिल जाए आपको, कि अब हम इस पे कम कर देते हैं, चलो इस देश पे। और दूसरी एक्सट्रीम आपको मजेदार बताऊं, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने क्या घोषणा करी जैसे ही टैरिफ अनाउंस, कि हम तो 0 टैरिफ कर देते हैं अमेरिका से सारे आने वाले सामान पे। उसने पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है हमास, हूती और हिजबुल्लाह को लड़ने में, अमेरिका उसका पूरा सपोर्ट, उसके दम पर लड़ रहा है इजराइल। तो उन्होंने सारे ही टैरिफ अमेरिका से आने वाले सामान पे हटा लिए। उन्होंने कहा हमारा जो होगा देखा जाएगा, पहले तो हम टैरिफ हटाते हैं। तो ऐसे देश भी हैं, और चाइना जैसे देश भी हैं जो पलट के धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है चाइना का नुकसान, भारत का फायदा हो सकता है, जो आपने बात पूछी। पर अभी हमें कुछ समय तक गीतू इंतजार करना चाहिए, किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, क्योंकि अभी एक रात भी नहीं बीती है, और इसका धीरे धीरे दुनिया, इसको मैं कहता हूं अपने अंदर रिस रहा है ये सारा, कि किस तरीके से हर देश अपने अपने यहाँ बैठ, जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, लाजमी बात है बाकी देशों में भी मीटिंग्स चल रही होंगी, कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो कुछ समय हमें इंतजार करनी चाहिए किसी भी पक्के निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि आगे क्या होगा। पर हाँ, एक अनिश्चितता का माहौल जरूर बन गया है। शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, पहले गिरी थी, उसके बाद इतनी नहीं गिरी, क्योंकि भारतीय कंपनियों को महसूस होने लगा कि इसका नुकसान हमको इतना नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जो सामान इंपोर्ट होगा अमेरिका से, उसका कितना बेनिफिट भारतीयों को मिलेगा? देखिए, मैं कुछ चीज़ों की बात करूं और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूं जो कि आम लोग हम इस्तेमाल करते हैं। आपने जब फल लेने जाते हैं तो आपने वॉशिंगटन एप्पल्स देखे होंगे, वो चमकते हुए लाल रंग के होते हैं, एक्स्ट्रा लाल होते हैं, एक्स्ट्रा चमक होती है, वो आपको सस्ते होते दिख सकते हैं। आपने अमेरिकन पिस्ताशियो जिसको बोलते हैं वो देखा होंगे, उसके एड्स भी बहुत, अमेरिकन आलमंड्स भी है, अमेरिकन आलमंड्स है, ये ट्री नट्स इनको अमेरिका में बोला जाता है। तो ट्री नट्स आपको सस्ते होते दिख सकते हैं, कुछ फ्रूट्स आपको सस्ते होते दिख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा गीतू, बहुत ही केयरफुली ये बात जोड़ना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। आज भी हमारी 60 से 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
कृषि क्षेत्र में हम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। हम फूड सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से हमने हासिल करी है। गरीब कल्याण योजना आज चल रही है, 81 करोड़ से भी ऊपर लोगों को हम 5 किलो अन्न दे रहे हैं, आज से नहीं सालों से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो फूड सिक्योरिटी अब जब हमारे यहाँ बन गई है, भारत फूड बास्केट बन गया है। अगर आप सोचिए कि अगर हमने अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, अमेरिका बहुत सब्सिडी देता है बाय द वे, और वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट भी आते हैं, उनको अगर हमने भारत में खुले तौर पर आने दिया तो यहाँ पर जो छोटे किसान बहुत हैं, पहले किसानों से लेके इतनी समस्याएं रहती हैं, तो यहाँ पर वो समस्या बढ़ जाएगी। तो मुझे कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता गीतू कि बहुत ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। पर बाकी यानी आसान शब्दों में ऐसे समझिए, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करेंगे उनमें भारत कमी करेगा, जिससे कि आगे किसानों को नुकसान ना हो। जी 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 बिल्कुल। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से चीज हुई है? लेदर के हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हुए, टेक्सटाइल, अपैरल्स, फार्मास्यूटिकल्स को फिलहाल राहत है, आगे एल्यूमिनियम स्टील को फिलहाल राहत है। मुझे लग रहा है अमेरिका कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है अभी कि भाई अगर हम इसमें भी लगा देंगे तो कहीं हमारे यहाँ गाड़ी बनाना महंगा ना हो जाए। और टेस्ला, क्योंकि स्टील लगता है, टेस्ला उनके जो मित्र हैं, कंपेनियन है एलोन मस्क साहब, तो उस पर अभी रोक लगा दी है। दवाइयां तो बहुत जरूरी होती हैं, पर कितने दिन तक ये रोक रहती है ये तो अभी समय बताएगा। मुझे लगता है टेम्परेरी रोक है। लेकिन सर यहाँ पे ये भी समझना होगा, जो भारत है वो कंजम्पशन के हिसाब से अमेरिका से सबसे ज्यादा सामान लेता है, यही माना जाए तो अगर भारत के साथ वो सही से टैरिफ को लेकर बातचीत नहीं करते हैं तो एक बड़ा नुकसान भी झेल सकते हैं। देखिए 129 बिलियन डॉलर का गीतू हम टोटल बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जिसमें से करीब करीब आप लगाइए कि 60-70% के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं, 30 से 35%, 65% हम एक्सपोर्ट करते हैं और 30 से 35% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ट्रम्प साहब को इससे भी एतराज है कि भाई हम भेज ज्यादा सामान रहे हैं, ले उनसे कम रहे हैं। उनको लगता है हमारा नुकसान हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका से डॉलर ज्यादा जा रहे हैं, पर उसको ये बराबर लाना चाहते हैं। देखिए वो बराबरी तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अमेरिका में इतना सामान बनता ही नहीं है, और अगर बनता है, अच्छा आप टैरिफ की बात छोड़ दीजिए, अब बिना टैरिफ के भी अगर मैं अमेरिका में बना सामान यहाँ लाके आऊं तो भी आपको दुकान पे वो भारतीय सामान से महंगा दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका में, जैसा मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से बिना, अगर हम जीरो टैरिफ पे भी ले आएंगे ना, तब भी आप अमेरिका का सामान खरीदने में आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अमेरिका से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा बराबर हो जाए, ये तो मुझे बहुत एक कठिन परिस्थिति लगती है, इम्प्रैक्टिकल बात लगती है। पर यह सच है कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। और कुछ ये जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी निकाली, उसमें कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी अनजस्टिफाइड भी लगी। उदाहरण देता हूं मैं, एक चीज उसमें लिखी थी कि भारत में इंटरनेट शटडाउन्स बहुत होते हैं। अब ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, जहां पर आप मान लीजिए कहीं पर राइट्स हो रहे हैं, कहीं पर संवेदनशील परिस्थिति सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, तो हमें अपना इंटरनेट बंद करना पड़ता है कुछ देर के लिए, जिससे कि अफवाहें ना फैल पाएं, जिससे और बातें ना फैल पाएं। इस पे भी अमेरिका, तो मुझे लग रहा है कुछ चीजें तो भारत की बिल्कुल जो सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था की जिस प्रकार की है उससे रिलेटेड है, उसमें मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को ज्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं। और ट्रम्प साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी स्मार्ट मैन, उन्होंने ये बोला कि वो बहुत स्मार्ट हैं, तो वो बात अपनी मनवाते भी हैं, कुछ हद तक मान भी लेते हैं, पर अपनी, जैसे वो अमेरिका फर्स्ट करते हैं, हमें इंडिया फर्स्ट करने का भी तो अधिकार तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। और सर ये भी देखिए कि अगर ये सब टैरिफ वगैरह लगता है तो उसके बाद जो कंपनीज हैं यूएस में, भारत में, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, रोजगार को लेकर कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए अगर टैरिफ्स लगे रहते हैं और भारतीय सामान वहां पर महंगा हो जाता है, तो लाजमी बात है कि जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां अमेरिका में करती हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे सकती है। मैंने एक प्रिलिमिनरी आकलन किया तो मुझे लगा कि 25-30 हजार करोड़ का शायद हमें फर्क पड़े, 3 से 4 बिलियन डॉलर का। बहुत कोई लंबा चौड़ा गीतू इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सरकार इसको लेके बहुत ही संवेदनशील। रिसेशन की बात अगर हम करते हैं तो जो लोग इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि टैरिफ में अगर बदलाव होगा तो जो प्रोडक्शन है उसमें भी कोई बदलाव देखने को मिलेंगे, या तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो लोग उन कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कितना प्रभाव पड़ सकता है? क्या उनकी नौकरियां जा सकती है, या उनके जो सैलरी है वो कम की जा सकती है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हमें इमीडिएट रिस्क है। एक पुरानी कहावत है, और भी तो गम है जमाने में, और इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि खाली अमेरिका ही तो मार्केट नहीं है ना गीतू, हमारे पास पूरा यूरोप है, हमारे पास मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया, हमारा माल तो पूरी दुनिया में इस समय जा रहा है। डिफेंस में हम कहाँ नट बोल्ट भी एक समय में नहीं बनाते थे, हमारे टैंकों में और राइफल्स में जो नट लगते थे वो भी बाहर, आज हम 23 से 25 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे देश ले रहे हैं जिनका शायद आपने नाम भी कभी नहीं सुना हो कि हमसे कुछ लेंगे। तो मुझे लगता है भारत के लिए पूरी विश्व एक बाजार है,
और उस बाजार को लेके भारतीय कंपनियों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं इम्पैक्ट होगा, वो भी कॉम्पेंसेट हो जाएगा। और मैं तो उससे भी आगे बढ़ के गीतू ये बात कह रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा भी तो भारत को उल्टा फायदा हो सकता है। बल्कि जो अभी ब्रेंडन लिंच भारत आए थे, जो यूएस के डेप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, और जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहां गए थे तो $500 बिलियन 2030 तक, 2030 में क्या, अब तो 5 साल भी नहीं बचे हैं, $500 बिलियन का, अभी मैंने $129 बिलियन आपको बुलाया, $500 बिलियन का टारगेट रखा है। तो $500 बिलियन का टारगेट अगर रखा है तो कहीं कुछ ना कुछ पेच तो है जो हमें और आपको लग रहा है कि ये नुकसान हो रहा है, पर असल में फायदा, मुझे तो, मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए। आप देखिए कि कुछ ही महीने में आपके एक्सपोर्ट उल्टा बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि बाकी देशों से रिश्ते अमेरिका के खराब होने का मतलब है भारत को सीधा सीधा लाभ। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन भारत में ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं तो मैन पावर भी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अगर अमेरिका से बाकी देशों के रिश्ते खराब होते हैं या उन्हें लगता है कि टैरिफ से हमारी बात नहीं बन पा रही है, तो भारत के लिए आप कह रहे हैं अच्छी उम्मीद है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है, यहाँ पर जो रोजगार है वो भी बढ़ सकता है इसके चलते। बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि आप अगर मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने वियतनाम का, कंबोडिया का उदाहरण दिया, मैंने चाइना का उदाहरण दिया, तो अगर वहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आने बंद हो जाते हैं, वहां से टेक्सटाइल, अब बांग्लादेश पे 37% लग गया। आप अगर विदेश जाएं, अमेरिका जाएं, आपको बहुत सारा वहां सामान मिलेगा मेड इन बांग्लादेश। तो अगर वो कपड़े भारत में बनने लग जाएं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में बनने लग जाएं, तो मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और ज्यादा होगा, रोजगार बल्कि ज्यादा निकल के आएंगे। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को, भारतीय उद्यमी और उद्योगपतियों को तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब आपका वैश्विक होने का समय आ गया है। अब आप अपने एक्सपोर्ट को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। अब आप जो चाइना +1 की पॉलिसी, गीतू, जिसकी हम बहुत लंबे समय से बात करते हैं, अब उसका समय आ गया है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का निर्णय उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी में शब्द होता है कैटलिस्ट का काम करेगा। तो आप आगे आइए, फैक्ट्री लगाइए, और बिल्कुल भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात बिल्कुल नजर नहीं आती है। हमने बहुत इसका डिटेल्ड विश्लेषण किया है, मैंने पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल 26-27% टैरिफ लगा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर ये कुछ समय के लिए आपको एक ट्रांजिशनल फेज है। मुझे ज्यादा चिंता, आप सच पूछें गीतू, तो विश्व की और उससे भी ज्यादा अमेरिका की हो रही है कि अमेरिका को एक, अंग्रेजी में फिर शब्द होता है बैकलैश, कि ये अमेरिका को कोई बैकफायर या बैकलैश ना हो जाए, इससे अमेरिका को खुद नुकसान ना हो जाए, ऐसा मुझे नजर आता है। और अगर हुआ तो फिर ये वो टैरिफ की अनाउंसमेंट्स को वापस लेनी शुरू कर दें। जी, अच्छा ये बताइए सर, तो फिर क्या माना जाए, अगर जैसा आप कह रहे हैं कुछ समय के लिए है, तो अगले 1 महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरह के चेंजेस आप देखने जा रहे हैं? देखिए, 9 अप्रैल से सारे टैरिफ्स लागू हो जाएंगे, जो अनाउंसमेंट 9-10 अप्रैल से आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 9-10 अप्रैल के बाद जो सामान अमेरिका में पहुंचेगा वो नए टैरिफ्स की दरों पर पहुंचेगा। इसका मतलब लोगों की हाथ में, घरों में पहुंचते तक करीब 1-2 हफ्ते का समय लग जाएगा, जब तक वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स में जाएगा, रिटेल मॉल्स में, आउटलेट्स में जाएगा, लोग उसको महंगा लेना शुरू कर देंगे। और जैसे ही लोग महंगा लेने शुरू करेंगे, वो आवाजें ट्रंप साहब को जनता में से सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी कि ये सामान महंगा बढ़ रहा है, कहीं पर जूते महंगे हो गए, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें महंगी हो गई, कहीं पर कपड़े महंगे हो गए। तो जैसे ही उनके कान में आवाजें पड़ेंगी, और इन्फ्लेशन का रेट अमेरिका में बहुत जल्दी जल्दी निकलता रहता है, आप कभी भी निकाल सकते हैं, रोजगारी की दर भी वहां कभी भी निकाल सकते हैं आप। तो जैसे ही वो इन दरों को देखेंगे तो उनके मन में आएगा, उसी समय मुझे लगता है, मैंने आपको 3 से 6 लेकिन सर यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे, अगर टैरिफ कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि भारत तो ज्यादा टैरिफ लगा रहा था, तो उसका प्रभाव नहीं आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं चीजें महंगी हो जाएगी, वो कैसे होगा? या फिर जो बाकी देश हैं वो भी कहेंगे कि हम आप पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे? नहीं, मैं अमेरिका में चीजें महंगी होने की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में जब ज्यादा टैरिफ लग के जाएगा लोगों तक, तो वहां पर महंगाई दिखने लग जाएगी। और देखिए, मैं एक सैद्धांतिक बात भी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा इंडिया डेली लाइफ के जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स है। सैद्धांतिक बात यह है कि अमेरिका में करीब 35 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में करीब 140-45 करोड़ लोग। भारत की इकोनॉमी एक कृषि ड्रिवन अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की इकोनॉमी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और अमेरिका एक फाइनेंशियल हब है। तो मुझे लगता है दोनों अर्थव्यवस्थाओं का कोई ऐसा सीधा कंपैरिजन नहीं है। तो सैद्धांतिक बात में ये करने जा रहा था कि ये ट्रम्प साहब का कहना है कि तुम जितना हम पे लगाओ, हम तुम पे उतना लगाएं, ये उनका कहना है। पर ये अगर आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में 145 करोड़ लोग हैं, यहाँ पर कृषि भी हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं।
हम उनके इंटरेस्ट का ध्यान क्यों ना रखें। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तरीके की है, तो मुझे लगता है हर देश ने ये जो आज तक, अब लोग मेरे से, मुझे दिन में कोई मिला, उसने मेरे से गीतू ये पूछा कि भाई आज ये बात कर रहे हैं कि जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे, अभी तक इतने सालों से ऐसा किसी ने क्यों नहीं कहा? ये क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आती है? जी। मैं समझता हूँ क्यों नहीं कहा, क्योंकि हर देश का आर्थिक स्ट्रक्चर अलग प्रकार का है। मैं अपने कृषि को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, कोई अपनी दवाइयों के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अमेरिका अपनी हार्ले डेविडसन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हर देश को ये अधिकार है, और मुझे लगता है दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जी। तो किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं होता है। अमेरिका अगर हमसे सामान ले रहा है तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। हम अमेरिका से कुछ मंगा रहे हैं तो अमेरिका पे एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस सामान की जरूरत है, अमेरिका को उस सामान की जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से और आर्थिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ये व्यापार दो देशों के बीच में आपस में बनता है। इसको, ये टैरिफ्स इस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे, इस इक्वेशन को बिगाड़ेंगे। तो जब एक नेचुरल प्रोसेस से, अब मैं जरूरी बात कहने जा रहा हूं, एक नेचुरल प्रोसेस से जो इक्वेशन बनी दो देशों के बीच में, उसको जब आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूं, दो कोई व्यक्ति हैं, उनका आपस में कोई रिश्ता बनता है। अब वो रिश्ता नेचुरल बना, शायद वो साथ काम करते थे, कुछ भी करते थे। अब उस रिश्ते को आप जबरदस्ती आर्टिफिशियली अगर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो रिश्ता बिगड़ जाता है और उनके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब इस टैरिफ की वजह से, ये जो टैरिफ थोपे जा रहे हैं, इसकी वजह से इस संबंधों की इक्वेशन बिगड़ेगी। और सोने पे सुहागा क्या है, इसको, इस सारे टैरिफ वगैरह को हम ट्रेड वॉर, टैरिफ टेंशन को हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक। सोने पे सुहागा है जियो पॉलिटिकल। इस समय दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वेस्ट एशिया की बात कर लीजिए, सीरिया है, यमन है, गाजा है, रशिया यूक्रेन की है, और कल रात को तो खबर आई कि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और एक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, और ताइवान को वो अपने अंदर लेना चाहता है, आपको पता है उसको। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पहले ही बिगड़ी हुई है, उसके ऊपर ये जियो इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ रही है। मुझे लगता है दुनिया एक ऐसे मकाम पे इस समय खड़ी है जहां पर मंदी ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, और अगर वो कुछ भी होता है तो ये मंदी और ज्यादा गहराएगी। ऐसे में भारत अपने आप में एक दुनिया है, और भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। जहां भारत पे इसका असर हो रहा है, वहां असर ज्यादातर नहीं भी हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप में एक दुनिया है। अगर अमेरिका हमारे से 25-30 हजार करोड़ का सामान हम नहीं बेच पाते हैं तो नहीं बेच पाते हैं। हमारे यहाँ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन, आप और हम जाके जो सामान दुकान पे खरीदते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 60% उससे चलती है। एक्सपोर्ट हमारा 800 बिलियन डॉलर है, जिसमें ज्यादातर सर्विसेज हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर ये मंदी आती है तो आईटी सर्विसेज जो हम बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका को देते हैं, उस पर भी असर आएगा। तो मुझे लगता है अगर इस समय सबसे अच्छी पोजीशन में कोई है तो वो भारत है, और हमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर कि भारत को डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये इनडायरेक्टली भारत के लिए ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे कि आप इंडिया डेली पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और साथ ही अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।